गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों का जीव विज्ञान की इस कक्षा में मैं मनोज चोटिया रघुनाथ विद्यालय रतनगढ़ से स्वागत करता हूं। अपन पढ़ रहे थे अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया को हमने 3 भागों में विभाजित किया था, C3, C4 और CAM चक्कर। इसी के साथ C3 चक्कर अपन ने कल पढ़ लिया था। उसके बाद में आता है C4 चक्कर। C4 चक्कर से पहले एक और टॉपिक है अपना, जिसको कहते हैं प्रकाश श्वसन। देखिए छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसके नाम बहुत सारे, ठीक है। तो किसी भी नाम से यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। प्रकाश श्वसन, C2 चक्र, डेकर एवं टीओ चक्र, ग्लाइकोलाइट चक्र। सबसे पहले प्रकाश श्वसन अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला श्वसन, और इसका एक नाम और भी है, इसे नष्टकारी अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नष्टकारी अभिक्रिया क्या है या प्रकाश श्वसन क्या है? तो हरे पौधों में, ठीक है, अपन ने पढ़ा था C3 चक्कर से पहले कि जो प्रकाशिक अभिक्रिया है, उस प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होता है, ऊर्जादायक पदार्थ ATP और NADPH2 का निर्माण होता है, और उस ATP और NADPH2 का उपयोग करते हुए रात्रि में क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण किया जाता है। ठीक है, तो यहां प्रकाश श्वसन क्या है, प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, एक चीज तो ये, और ये किस में होता है ये भी अपने को ध्यान में रखना है। जब हम अंतर करेंगे C3 और C4 में, ठीक है, तो C4 जो है वो अधिक दक्ष होते हैं। तो उसका कारण भी यही है कि C4 अधिक दक्ष क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें C2 चक्र या प्रकाश श्वसन नहीं होता है। ठीक है, तो C3 पादपों के अंतर्गत क्या होता है, एक नष्टकारी अभिक्रिया होती है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्थिरीकरण है वो स्थिरीकरण बिना ऊर्जा का उपयोग किए हुए होता है। ठीक है, ऊर्जा कहां बनी, प्रकाशिक अभिक्रिया में। प्रकाशिक अभिक्रिया में ATP और NADPH2 का निर्माण हुआ, और उस ऊर्जा का उपयोग करते हुए क्या होता है, CO2 का स्थिरीकरण होता है, या विभिन्न मध्यवर्ती उत्पादों के द्वारा वो ग्लूकोज में परिवर्तित होती है। लेकिन यहां हम क्या कह रहे हैं, सबसे पहली बात देखिए, इस अभिक्रिया में एक 2 कार्बन परमाणु वाला यौगिक कौन, ग्लाइकोलेट बनता है, इसलिए इसको C2 चक्र कहते हैं। और बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद क्या है, ग्लाइकोलेट है, इसलिए इसको ग्लाइकोलेट चक्र कहते हैं। और इसमें ऊर्जा उपयोग में आती है या नष्ट होती है, इसलिए इसको एक नष्टकारी अभिक्रिया कहते हैं। डेकर एवं टीओ नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको डेकर एवं टीओ चक्र भी कहते हैं। इस क्रिया में श्वसन की तरह क्या होता है, हम क्या कह रहे हैं, श्वसन। तो इस क्रिया में श्वसन की तरह क्या होता है, भोज्य पदार्थों का विघटन होता है। परंतु श्वसन में क्या होता है, भोज्य पदार्थों के विघटन से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। लेकिन यहां पर भोज्य पदार्थों के विघटन के फलस्वरूप ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए इसको नष्टकारी अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, और इस अभिक्रिया में जो एंजाइम है, देखिए मैंने लिख दिया रूबिस्को, इसका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, राइबोलोज बाइफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। राइबोलोज, रूबिस्को का पूरा नाम क्या है, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो राइबोलोज बाइफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज इसका पूरा नाम है। और ये रूबिस्को एंजाइम क्या करता है, CO2 को RUBP राइबोलोज बाइफास्फेट से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, और यह जो अभिक्रिया है वो 3 कोशिकांगों में संपन्न होती है। तो 1 नंबर का प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है, हरित लवक, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया तीनों ऑर्गन्स में संयुक्त रूप से यह अभिक्रिया संपूर्ण होती है। यह हो गया अपना प्रकाश श्वसन। उसके बाद में अपन बात करते हैं C4 चक्र की। C4 चक्र या हेच एवं स्लेक चक्र भी इसको कहते हैं। कार्टचोफ नामक वैज्ञानिक ने देखा कि गन्ने के अंदर प्रथम जो स्थायी उत्पाद जिसकी अपन बात कर रहे थे C3 पादपों में, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल होता है। तो गन्ने में उन्होंने देखा कि एक 4 कार्बन परमाणु वाला यौगिक फास्फोइनोल पायरुवेट भी बनता है। तो इस आधार पे उसके बाद में हैच एवं स्लेक ने इसका संपूर्ण रूप से विश्लेषण किया कि इसमें बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद जो है वो एक 4 कार्बन परमाणु वाला यौगिक होता है, इसलिए इसको हैच एवं स्लेक चक्र भी कहते हैं।
एक बीजपत्री जो पादप होते हैं मक्का, गन्ना और बाजरा, इनमें यह चक्र पाया जाता है। तो उदाहरण भी पूछा जा सकता है, 1 नंबर के प्रश्न में, छोटे प्रश्न के रूप में यह पूछा जा सकता है कि कौन से एक बीजपत्री पादपों में C4 चक्र पाया जाता है। इसलिए मैंने ये बोर्ड पे आपको लिख दिया है समझने के लिए, मक्का, गन्ना और बाजरा। ठीक है, ये एक बीजपत्री पादप है। और द्विबीजपत्री पादप एमेरेंथस, यूफोर्बिया व विभिन्न प्रकार की खरपतवारों व साइप्रेसी कुल में भी यह चक्र पाया जाता है। दूसरी 2-3 और महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए, अपन जानते हैं पत्ती, ठीक है, पत्ती के अंदर क्या होता है, 2 सतहें पाई जाती है, ऊपरी सतह और निचली सतह, जिन्हें क्रमशः ऊपरी अधिचर्म और निचली अधिचर्म कहते हैं। और इन दोनों के बीच में जो उत्तक पाया जाता है, इसको क्या कहते हैं, पर्ण मध्योतक। इसको क्या कहते हैं, पर्ण मध्योतक। अब पर्ण मध्योतक के अंतर्गत अपन यहां देखते हैं कि पर्ण मध्योतक के बीच में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। ये मान लीजिए जाइलम है और ये फ्लोएम है। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम को घेरने वाली जो ये कोशिकाएं हैं, इन्हें क्या कहते हैं, पूल आच्छाद कोशिका। जाइलम और फ्लोएम को क्या कहते हैं, वेस्कुलर बंडल। तो इन्हें बंडल शीथ सेल या पूल आच्छाद कोशिकाएं कहते हैं। तो ये तो हो गई पूल आच्छाद कोशिकाएं और ये होगी अपनी पर्ण मध्योतक की कोशिकाएं। ठीक है, तो पूल आच्छाद जो कोशिकाएं, ध्यान पूर्वक सुनना मेरी बात को, कि पर्ण मध्योतक की जो कोशिकाएं होती है उनमें ग्रेना पाया जाता है। ग्रेना क्या है, आप लोगों को बताया था, हरित लवक का ठोस सघन भाग जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, और प्रकाशिक अभिक्रिया होने का मतलब उसमें ऊर्जादायक पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, तो हरित लवक की जो ये पर्ण मध्योतक है, इस पर्ण मध्योतक में ग्रेना जो है वो विकसित प्रकार का होता है। ठीक है, जबकि पूल आच्छाद जो कोशिकाएं हैं उनमें ग्रेना अनुपस्थित होता है। ग्रेना अनुपस्थित होता है तो क्या होता है, ऊर्जा कहां से मिलेगी। ठीक है, तो ग्रेना अनुपस्थित होता है तो इसमें क्या होगा, थाइलेकोइड, या जिसको अपन ने कहा था, पर्ण की संरचना मैंने बताई थी उस समय, आप हरित लवक की संरचना जब मैंने बताई थी तब बताया था स्ट्रोमा लेमिली या थाइलेकोइड, ये इनके अंतर्गत पाया जाता है। और इनके अंतर्गत यहां थाइलेकोइड या स्ट्रोमा लेमिली के अंतर्गत क्या होता है, प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि पूल आच्छाद कोशिकाओं में प्रकाशिक अभिक्रिया कहां संपन्न होती है, स्ट्रोमा लेमिली या थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में संपन्न होती है। ठीक है, और ये जो पूल आच्छाद कोशिकाएं होती है, ठीक है, ये संवहन मंडल के ऊपर क्या है, एक माला के रूप में व्यवस्थित रहती है। और जर्मन भाषा में इसको रीथ कहते हैं और रीथ का अर्थ होता है क्रेंज। ठीक है, तो यो कह सकते हैं कि C4 पादपों में क्या होता है, क्रेंज शारीरिकी पाई जाती है। एक और प्रश्न बनता है यहां, क्रेंज शारीरिकी किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्रेंज शारीरिकी क्या होगी, पूल आच्छाद कोशिकाएं संवहन मंडल के चारों ओर एक माला के रूप में व्यवस्थित रहती हैं, जिसे जर्मन भाषा में रीथ कहते हैं। और रीथ का शारीरिक शाब्दिक अर्थ होता है क्रेंज। ठीक है, तो इस प्रकार की पत्तियों में क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है। ठीक है, और C4 पादपों में 2 प्रकार की कोशिका भाग लेती है, कौन कौन सी, पर्ण मध्योतक और पूल आच्छाद। इसको हम आरेखीय रूप में अध्ययन करते हैं। ये देखिए, ये अपना पर्ण मध्योतक कोशिका है और ये पूल आच्छाद कोशिका है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था C3 चक्र के अंतर्गत भी अपने को क्या करना है, अभिक्रिया लिखनी है, उसी प्रकार C4 चक्र के अंतर्गत भी अपने को अभिक्रिया लिखनी है। पहले इसको समझिए। सबसे पहले क्या होता है, PEP, फास्फोइनोल पाइरुवेट। फास्फोइनोल पाइरुवेट एक 3 कार्बन परमाणु वाला यौगिक है। फास्फोइनोल पाइरुवेट एक 3 कार्बन परमाणु वाला यौगिक है जो CO2 को ग्रहण करता है। और सुबह आपको बताया था कि अगर CO2 निकलती है तो एंजाइम कौन सा काम में आ जाएगा, डी कार्बोक्सिलेज। और कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है तो एंजाइम कौन सा काम में आ जाएगा, कार्बोक्सिलेज। तो यहां
कार्बोक्सिलेज या कार्बोक्सिलेज, और अगर इसका पूरा नाम लिखना हो तो पेप कार्बोक्सिलेज। रिएक्शन लिख के बता देता हूं, पीईपी यानी फास्फोइनोल पायरुवेट प्लस CO2, एंजाइम यहां पे लिख देंगे कार्बोक्सिलेज, और इस एंजाइम की उपस्थिति में ये क्या करेगा, एक 4 कार्बन परमाणु वाले यौगिक ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, या हम यूं कह सकते हैं कि इसमें बनने वाला या CO2 को ग्रहण करने के पश्चात जो कार्बन बनता है, जो यौगिक बनता है, वो कितने कार्बन परमाणु वाला यौगिक है, 3 कार्बन परमाणु वाला यौगिक था, इसलिए हमने उस साइकिल को क्या कहा, C3 चक्कर। और यहां पे CO2 को ग्रहण करने के पश्चात बनने वाला उत्पाद क्या है, एक 4 कार्बन परमाणु वाला यौगिक है, इसलिए ये क्या है, C4 चक्र, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। यह ऑक्जेलो एसिटिक एसिड क्या करेगा, NADPH2 के रूप में जो ऊर्जा बनी थी किसमें, प्रकाशिक अभिक्रिया में, उस ऊर्जा का उपयोग करके ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मेलेट में और मेलिक अम्ल में। और ये मेलेट या मेलिक अम्ल भी क्या है, एक 4 कार्बन परमाणु वाला यौगिक है। और यहां एंजाइम कौन सा काम में आएगा, तो मैंने आपको बताया था कि NADPH2 से NADP का निर्माण होता है, तो एंजाइम हम लिख देंगे डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। डिहाइड्रोजिनेज की एंजाइम की उपस्थिति में यह मेलिक अम्ल में परिवर्तित होगा। अब यह मेलिक अम्ल कहां चला गया, यह मेलिक अम्ल चला गया पूल आच्छाद कोशिका में। जो अपन ने प्रारंभ में बात की थी कि C4 चक्र में 2 प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती है, पर्ण मध्योतक और पूल आच्छाद कोशिका। अब यह मेलेट क्या करता है, मेलेट भी क्या है, आपको बताया 4 कार्बन परमाणु वाला यौगिक है। यह मेलेट यहां CO2 को त्याग देता है, ठीक है, और CO2 को त्याग देगा, एंजाइम कौन सा काम में आ जाएगा, डी कार्बोक्सिलेज। एंजाइम कौन सा काम में आ जाएगा, डी कार्बोक्सिलेज। और यह CO2 अब C3 चक्र में प्रवेश करके शर्करा का उत्पादन करती है। और CO2 त्यागने के पश्चात मिलेट जो है वो एक 3 कार्बन परमाणु वाले यौगिक पाइरुवेट में परिवर्तित हो जाता है। यह पाइरुवेट पुनः क्या करता है, पर्ण मध्योतक कोशिका में चला जाता है। तो ये सारी रिएक्शन आप लिख सकते हैं। एक रिएक्शन में यहां पुनः आपको लिख के बता देता हूं, ये पाइरुवेट क्या करेगा, अब ये पाइरुवेट ATP से क्रिया करके या ATP को काम में लेके वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैप में। और एंजाइम आपको मैंने सुबह बताया था कल कि जब ADP से ATP का निर्माण हो या ADP से ATP का या ATP से ADP का, एंजाइम अपन लिख देंगे काइनेज। तो यहां पे अपन ये लिख देंगे काइनेज एंजाइम। इस प्रकार से यह क्रिया चलती रहती है। इसको अपन क्या कहते हैं, C4 चक्कर। उसके बाद में अपना है अपन थोड़ा सा क्या करते हैं, C3 और C4 में अंतर कर लेते हैं। तो ये अपन ने दोनों पढ़ लिए हैं। C3 और C4 पादपों में क्या अंतर है देखिए, उसके बाद में अपन डिस्कशन करेंगे कि कौन से पादप अधिक दक्ष है, ठीक है। C3 के लिए अनुकूलता तापमान 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। C4 जो है 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी संपन्न हो जाता है, अर्थात उष्ण और उष्णकटिबंधीय पादपों में ये अधिक होता है। क्रेंज शारीरिकी जो अभी अपन ने पढ़ा था C3 पादपों में नहीं पाई जाती, C4 पादपों में क्रेंज शारीरिकी पाई जाती है। CO2 स्थिरीकरण का स्थल क्या है, तो अपन ने देखा कि C4 पादपों में पर्ण मध्योतक एवं पूल आच्छाद कोशिकाएं, इन दोनों के अंतर्गत क्या होता है, CO2 का स्थिरीकरण होता है, अर्थात दोनों कोशिकाओं में C4 चक्र संपन्न होता है। जबकि C3 चक्र जो है वो केवल पर्ण मध्योतक में ही संपन्न होता है। प्रथम स्थायी उत्पाद आप लोग जानते हैं, इन्हीं के आधार पर हम क्या कहते हैं, इनके नाम दिए गए C3 और C4। तो प्रथम स्थायी उत्पाद C3 के अंतर्गत 3 कार्बन परमाणु वाला यौगिक फास्फोग्लिसरिक अम्ल होता है, जबकि C4 पादपों में 4 कार्बन परमाणु वाला यौगिक ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। CO2 ग्राही कौन है, तो C3 पादपों में अपन ने पढ़ा था राइबोलोज 5 फास्फेट क्या है, CO2 ग्राही है। और C4 पादपों में फास्फोइनोल पायरुवेट। प्रकाश शोषण जो अभी अभी अपन ने पढ़ा था, प्रकाश शोषण क्या है, एक नष्टकारी अभिक्रिया, ये ध्यान में रखना। प्रकाश शोषण क्या है, एक नष्टकारी अभिक्रिया है, और ये किसमें पाई जाती है, C3
पादपों में पाई जाती है और C4 पादपों में यह अभिक्रिया नहीं पाई जाती है। और उसी के आधार पर हम क्या कह देते हैं कि C3 पादपों में उत्पादन कम होता है, C4 पादपों में उत्पादन अधिक होता है। तो इस आधार पे, इन अंतरों के आधार पे मान लीजिए ये प्रश्न आ जाए 1 नंबर का कि C3 और C4 पादपों में से कौन से पादप अधिक दक्ष हैं, तो क्या कहेंगे C4 पादप अधिक दक्ष हैं, क्योंकि इनमें उत्पादन अधिक प्राप्त होता है, अधिक तापमान पर ये क्रिया कर सकते हैं और इनमें नष्टकारी अभिक्रिया जो है प्रकाश श्वसन वो नहीं पाई जाती। ठीक है, उसके बाद में अपना अंधकार अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन का एक और टॉपिक रहा है केम साइकिल या यो कहते हैं क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, और उसके बाद में प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक जिनका अध्ययन हम कल करेंगे। धन्यवाद।